ठीक है। नमस्कार साथियों, जय पीएससी एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज ही हमारा एक नया सीरीज चालू करेंगे, वो होगा हमारा CTET का एग्ज़ाम, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, ये एक्चुअली 10 से 15 दिन में अभी होने वाले हैं। आप उम्मीद करते हैं कि जितने भी फॉर्म भरे होंगे, जो बीएड अपियर हैं, ठीक है, जो बीएड कर रहे हैं या जिनका बीएड हो चुका है, ओके, वो सारे की एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे इसकी बेहतर तैयारी किया जा सकता है, और साथ ही साथ हम इसकी क्लास जो है CDP की क्लास वो चालू कर रहे हैं। ठीक है, ओके। बेसिक रणनीति बहुत सारे को बच्चों को पता होता है, लेकिन जैसे कि जो ग्रामीण इलाकों पे हैं, ठीक है, दूरवर्ती इलाकों पे हैं, ट्राइबल इलाकों पे हैं, ठीक है, जिनके पास सुविधाओं का अभाव है, ओके, जिनके पास अवेयर नहीं हो पा रही ज़्यादा जानकारी, हम उनके लिए लेके आए हुए हैं कि आप क्या क्या एग्ज़ाम की तैयारी को आप कैसे पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इनके क्लास भी करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो बने रहेंगे। अगर आप CTET की तैयारी करेंगे या टीचर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो हम इस चैनल के माध्यम से वो भी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, और इससे रिलेटेड नोट्स हो गया या फिर इससे रिलेटेड MCQ हो गया, वो भी हम कराएंगे। ठीक है, ओके। तो देखिए, ये जैसे कि हैं, इससे पहले महिला बाल विकास हुआ था, इससे पहले हम लोग कुछ SI के बारे में भी डिस्कस किए थे। तो सारे एग्जाम पे अपेयर हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही आ गए। ठीक है, जैसे कि अभी हाल ही में जो शिक्षक भर्ती हुआ, उसमें हमारा रैंक अच्छा आया क्योंकि हम CTET क्वालिफाइड थे। ठीक है, ओके। सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पेपर 10 से 15 दिन में होने वाले हैं। इससे ज़्यादा तैयारी करना भी नहीं चाहिए, इतना दिन की तैयारी में हो जाता है। ठीक है, हाँ, लंबे तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है, टीचर के लिए कर रहे हो तो सही है, इसके लिए इतना ज़्यादा एकदम से नहीं होता। लेकिन आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको एक शिक्षक के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि ये तो क्वालिफाइंग है, ये क्वालिफाई हो जाएगा, लेकिन आप उसमें तो क्या होता है, गुरुजी की जो भर्ती होता है उसमें तो मेरिट होता है, तो मेरिट में क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा। ठीक है, मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हुए जिनका CTET तो क्लियर हो गया था, लेकिन शिक्षक भर्ती में उसका रैंक अच्छा नहीं आ पाया। जैसे उसके उल्टा कई बच्चों का शिक्षक भर्ती में रैंक अच्छा आया है, लेकिन उसका CTET में रैंक अच्छा नहीं आया था। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपको बता दूं। अगर मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, देखिए, इससे 2 पेपर होते हैं CTET में। देखो, पेपर वन जो होता है वो प्राइमरी के लिए होते हैं, ठीक है, और एक होता है पेपर टू जो होते हैं मिडिल के लिए होते हैं। ठीक है, मिडिल के लिए होते हैं, उसे हम बोलते हैं TGT बोलते हैं, इसको PRT बोलते हैं, PRT और TGT। ठीक, तो CDP का, जैसे कि पेपर 2 का मैं बात कर रहा हूँ मिडिल स्कूल के लिए। ठीक है, मिडिल स्कूल के लिए क्या ज़रूरत है, तो देखो कुछ हम लोग डिस्कस कर देते हैं। जैसे कि देखो, सबसे पहले हम लोग बात करें देखो, सबसे पहले पेपर होता है 1। क्या होता है, पेपर 1। पेपर 1 जो होगा वो प्राइमरी टीचर के लिए होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, PRT बोलते हैं, PRT। ठीक है, PRT में क्या होगा, तो PRT में आपका देखो, PRT कौन लोग एलिजिबल होंगे, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि यदि आपके पास बीएड है, ठीक है, हालांकि इसका कोर्ट केस चल रहा है, फिर भी समय भी मान के चल रहे हैं, यदि आपके पास DED है या आपके पास DLD है, DLD ना, जो ग्रेजुएशन कोर्स के साथ DED की कोर्स कराया जा रहा है, ये DLD। ओके, 3 चीज़ें हैं। तो बीएड किए हुए हैं और आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, क्योंकि बीएड कब करोगे, ग्रेजुएशन के बाद करोगे। DED किए हुए हैं तो या 12वीं पास हैं या तो ग्रेजुएट हो सकते हो आप, ठीक, और DLD में तो ग्रेजुएशन ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों लोग क्या कर सकते हैं, इस पेपर को दे सकते हैं, PRT को। ठीक है, दूसरा पेपर 2 TGT। देखो, सुप्रीम कोर्ट अभी लगा हुआ है कि ग्रेजुएट में जो DED का फॉर्म को एलिजिबल नहीं माना जाए DED के लिए, हालांकि वो अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे। पेपर 1 के लिए TGT की बात करें तो TGT में अगर हम लोग देखें TGT में बात करें ग्रेजुएशन के लिए, ट्रेनिंग ग्रेजुएट ऑफिसर टीचर, तो इसमें देखेंगे सबसे पहले अगर आप ग्रेजुएट हैं प्लस आप क्या किए हो, बीएड किए हो, ठीक है, तो आप ये पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक, ग्रेजुएट हो और बीएड किए हो तो आप ये पेपर 2 दे सकते हो। ठीक है, ओके। तो अगर हम ग्रेजुएट हैं प्लस हमने DED किए हुआ है, ठीक है, तो भी आप ये पेपर 2 दे सकते हैं। ठीक है, ओके।
तो ये हो जाता है, ग्रेजुएशन इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्रेजुएट ये है। तो चलिए अभी हम चालू करते हैं। सबसे पहले तो पेपर 2 पेपर 1 दो पेपर होता है। पेपर 2 का जो पार्ट है, ठीक है, पहले पेपर 1 को समझा दूं मैं अच्छे से। देखो पेपर 1 का जो है पार्ट 5 पार्टों में बटा होता है, टोटल होता है 150 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 150 नंबर का। 150 में से सीडीपी जो रहता है वो 30 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 30 नंबर का। सीडीपी क्या होता है? चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास एवं बाल मनोविज्ञान। चाइल्ड डेवलपमेंट हो जाएगा, बाल विकास कैसे होता है, और बाल मनोविज्ञान, क्या? बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बाल मनोविज्ञान मतलब चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, ठीक। दूसरा होता है क्या आपका? हिंदी। हिंदी कितने नंबर का होगा? 30 नंबर का होगा, ठीक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश कितने नंबर का है? 30 नंबर का है, ठीक है। इंग्लिश हिंदी ये दोनों का पेडोलॉजी अलग बनता है, पेडोलॉजी, ठीक है, पेडोगॉगी। पेडोगॉगी, पेडागॉगी के अंतर्गत अगर हम लोग बात करें, पेडोलॉजी पेडागॉगी जो भी बोलो, ठीक है, इसके अंतर्गत आपका 10-10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और 20-20 क्वेश्चन क्या रहेगा आपका? व्याकरण रहेगा, पठित गद्यांश रहता है, ठीक है, पद्यांश रहता है, वहाँ से 20-20 से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मतलब आप सेंटेंस पढ़ के समझो कि वो कहना क्या चाहता है, ये मीनिंग वाला है। एक होता है ईवीएस होता है, ईवीएस मतलब पर्यावरण हो जाएगा। तो ये 30 के 30 क्वेश्चन रहेगा। इसके साथ ही 30 क्वेश्चन में से कुछ कुछ इसके जो शैक्षणिक जो एरिया है ना, पर्यावरणीय शिक्षण के उद्देश्य क्या होते हैं, वहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं। और ये होता है मैथ्स। मैथ्स भी दो पार्ट में होता है, एक होता है मैथ्स पैडागॉजी जिसमें आपको गणितीय शिक्षण प्रक्रिया क्या है ये सारा चीज़ें आपको पूछा जाएगा, गणितीय शिक्षण प्रक्रिया। और दूसरा आपका नॉर्मल मैथ्स से पूछा जाएगा, ठीक है, नॉर्मल मैथ्स, ठीक। चलो ठीक है, ये हुआ पेपर की जानकारी। सब 33 नंबर का है, ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। 150 नंबर के पेपर में क्वालिफाइंग है, ये तो कोई जॉब अब देता है नहीं ना, आप क्वालिफाई बस करते हो। तो आपको कितने नंबर चाहिए जिससे आप क्वालिफाई कर लो? तो अगर आप कैटेगरी के हैं, कैटेगरी का है मतलब एसटी हैं, एससी हैं, या ओबीसी हैं, या ना, या ईडब्ल्यूएस वाले हैं। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस वाले को छोड़ दो, एसटी एससी ओबीसी वाले हैं, तो आपको 82 नंबर मिलेगा। कितना? 82 नंबर आप लाते हैं 150 में, तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे, ठीक है। और जनरल वाले हैं तो जनरल वाले हैं तो 90 प्लस आप लाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। सीजी टेट के पेपर जब होता है स्टेट का, तो यहाँ पर थोड़ा से और छूट मिल जाता है। वहाँ पे जैसे कि क्या करते हैं, इस पर जैसे कि ये 90 वाला है, ठीक है, और उसमें क्या कर देते हैं, इसमें 75 कर देते हैं, 50% कर देते हैं, ठीक है। ओके, ये चीज़ें हो गया। देखिए इसके बाद अब हम लोग पढ़ते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में क्या पैटर्न होगा? वही सीडीपी रहेगा 30 नंबर का, ठीक है, वही हिंदी रहेगा 30 नंबर का, और वही इंग्लिश रहेगा 30 नंबर का। ये होता है टोटल 90 नंबर का। इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज यहाँ पे हो जाता है, जो 60 नंबर का जो रहेगा वो साइंस और मैथ्स रहेगा, ठीक है। और एसएसटी जैसे कि 2 स्ट्रीम वाले होते हैं, एक तो होते हैं जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड के रहते हैं, जो क्या करेगा, क्लास में विज्ञान पढ़ाएगा, गणित पढ़ाएगा। क्योंकि देखो क्या क्या होता है मिडिल स्कूल में, एक होता है हिंदी, एक होता है इंग्लिश, एक क्या होता है संस्कृत होता है, ठीक है, 3 लैंग्वेज होता है, 3 सब्जेक्ट होते हैं, विज्ञान होता है, गणित होता है, सामाजिक ज्ञान होता है। तो एसएसटी वाला बंदा क्या करेगा, ये एसएसटी वाला पेपर देगा, ये भी 60 नंबर का रहता है। या आप साइंस और मैथ्स वाले तो साइंस मैथ्स से करके वो 60 नंबर देंगे, विज्ञान से करके, ठीक है। ये 2 का 60 रहेगा, सीधा 33 नंबर का साइंस मैथ्स हो जाता है। और एसएसटी होंगे तो इसके 4 पार्ट होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, पॉलिटी होते हैं, ज्योग्राफी होते हैं, इकोनॉमिक्स होते हैं, और भी कोई करेंट अफेयर हो गया, इंटरनेशनल हो गया, कोई भी चीज़ आपका जीएस में डाल सकता है, वो भी टोटल 60 नंबर के रहते हैं, ठीक है। इसमें भी क्या है, हिंदी इंग्लिश में जरूरी नहीं होता कि हिंदी और इंग्लिश पढ़े। इसमें भी क्या होता है कि आपका पेपर 1 मतलब आपकी भाषा 1, भाषा 2, भाषा 3 इस तरह भाषा में चुनना होता है। पहली भाषा सपोज दैट मैं हिंदी बांटता हूँ, ठीक है, दूसरी भाषा में आप इंग्लिश या संस्कृत को चुन सकते हो, ठीक है, हिंदी इंग्लिश या संस्कृत को चुन सकते हो। तो कई बच्चे संस्कृत में देते हैं और कई बच्चे इंग्लिश में देते हैं। अगर आपका पेपर सपोज दैट छत्तीसगढ़ में है तो वहाँ पे इंग्लिश ही आता है, तो आप इंग्लिश को ज़्यादा चुनें, वो सही, क्योंकि ऑलरेडी शिक्षक भर्ती के पेपर में इंग्लिश बहुत टफ रहता है। तो ये सारा चुनना उनना तो हो गया होगा, क्योंकि 10-15 दिन पेपर बचा हुआ है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ये सारा चीज़ें हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली हम सीटेट पास करेंगे तो क्या फ़ायदे होगा, क्या फ़ायदा होगा, ठीक है। क्या फ़ायदा है भाई, सीटेट पास करने की क्या फ़ायदा है? तो सीटेट पास करने की क्या फ़ायदा, इसको भी हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो बच्चे का एकदम आज तक के अभी पता नहीं है ना, उन लोगों के लिए है ये जानकारी।
तो सीटेट पास करने के क्या फ़ायदा होते हैं, दिल्ली के जो स्कूल होते हैं DSSB का पेपर होता है वहाँ आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, दिल्ली स्कूल का। दूसरा KVS का, जितने सारे केंद्रीय विद्यालय होते हैं, KVS मतलब क्या होता है, केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के जो एग्ज़ाम होते हैं वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपीयर हो सकते हो, ठीक है, केंद्रीय विद्यालय पे, ठीक। तीसरा NVS मतलब नवोदय पेपर, नवोदय का जो पेपर होता है, नवोदय के जो टीचर बनते हैं उसमें भी आप क्या कर सकते हो, नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत जो पेपर होते हैं वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हो। तीसरा EMRS मतलब क्या हो जाएगा, एकलव्य भर्ती, ठीक है, एकलव्य विद्यालय में जो भर्ती हो रहा है, जो अभी वैकेंसी आया हुआ है वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बस आप जिस पेपर को दे रहे हो वो ग्रेजुएट किया होना चाहिए उसमें। तो EMRS एकलव्य विद्यालय का भर सकते हैं। इसरो टीचर का पिछले बार पोस्ट निकला हुआ था, ठीक है, ये हो गया। मतलब सेंट्रल के जितने भी एग्जाम हैं, ठीक है, वो सारे के सारे सीटेट के एग्जाम क्वालिफाइड कर लोगे तभी आप इस एग्जाम में भर सकते हो। दो चीज़ चाहिए, सीटेट बस नहीं चाहिए ना, आपको क्या होना चाहिए, BEd होना चाहिए ना, या आपका DEd होना चाहिए या DLD होना चाहिए। उसके बाद आप सीटेट करेंगे तो ही आप एग्जाम में बैठ सकते हो, ठीक। ये चीज़ें हो गए। इसके साथ अब क्या फ़ायदा होगा, इसके साथ फ़ायदा होता है CG टेट का ऑप्शन है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि CG टेट का जो पेपर है वर्ग 2 है बहुत टफ आ जाता है, ठीक है, और बच्चे किसी कारणवश उसको नहीं निकाल पाते, तो उनके लिए क्या होता है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी होता है कि वो क्या करे, CTET के पेपर को निकाल ले तो ऑलरेडी CG टेट क्वालिफाइड माना जाएगा, ठीक है। तो ये जो पेपर है छत्तीसगढ़ में तो फिलहाल है, कई स्टेट में नहीं दिया है, लेकिन हमारे स्टेट में दे दिए कि अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं मतलब आप CG टेट भी क्वालिफाइड माने जाओगे। अगर नहीं निकला है CG टेट तो भी से बहुत सही चांस है, ठीक है। ओके, हाँ, कुछ प्रतिशत रह जाता है आई थिंक, जैसे कि आपको 50% चाहिए ग्रेजुएशन में, ऐसा कुछ क्राइटेरिया है। छत्तीसगढ़ में थोड़े से लिबरल हैं, तो कई बच्चों को यहाँ पे नुकसान हो जाता है, वो CG टेट निकाल पाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं खास तौर पे, जैसे कि मैं भी पिछले बार पेपर दिया था, मेरा जो PRT वाला जो पेपर था, ठीक है, पहला पेपर, उसमें 109 नंबर आए हुए हैं और इसमें जो पेपर था 93 नंबर के आसपास थे, ठीक है। थोड़ा सा पेपर टफ था सेकेंड पेपर, लेकिन हम जनरल से क्वालिफाइड किए थे, ठीक है, जबकि मेरा कैटेगरी था। ओके, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गए आपका। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। कब दे सकते हो पेपर, ये भी आपको बता दूं कब दे सकते हो। तो अगर आप सपोज दैट, ठीक है, अगर आप सपोज दैट BEd में एंट्री ले चुके हो या DEd में एंट्री ले चुके हो, ठीक है, अगर आप BEd में एंट्री ले चुके हो मतलब पहला 4 सेमेस्टर होता है रेगुलर में, ये पहला सेमेस्टर ही जैसे आप ज्वाइन करते हो आपका रजिस्टर क्रमांक आ जाता है, नामांकन क्रमांक आ जाता है, तब से कभी भी 4 सेमेस्टर के अंतर्गत आप अपीयर हो सकते हो। साथ ही साथ BEd होने के बाद कभी भी आप दे सकते हो, ठीक है। ऐसे DEd की भी कहानी है, इसका भी 4 सेमेस्टर होता है, ठीक है, इन चारों सेमेस्टर में कभी भी आ सकते हो। साथ ही साथ इन दोनों के साथ अगर एक बार आप सीटेट निकालते हो ना, तो ये क्या हो जाएगा, लाइफ टाइम आपका सर्टिफिकेट रहेगा, लाइफ टाइम। पहले ये नहीं होता था, 7 साल 6 साल ऐसे रखा जाता था, अब ऐसा कर दिए कि लाइफ टाइम, ठीक है। अगर एक बार पास हो गए तो हमेशा के लिए आप पास माने जाओगे, ठीक है। तो ये सीटेट के फायदे होते हैं, इस वजह से एक ही बार दो और एक ही बार निकालो, वही सही काम है, ठीक है। ओके, अगर आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, BEd किए हुए, तो आपको स्कूलों में जो प्राइवेट इसका अच्छे स्कूल है वहाँ पे भी आपको एंट्री मिल सकते हैं। ठीक ठाक सैलरी वहाँ भी दे रहे हैं, 20,000 25,000 30,000 जो भी है, ठीक, अपनी योग्यता के अनुसार से, ठीक है। चलिए, तो ये सारा चीज़ें हम उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इसमें खास तौर पे हमारा जो क्लास है, टॉपिक है, CDP का टॉपिक है, ठीक है। CDP चाइल्ड डेवलपमेंट है, अब उसके जो लेक्चर हैं हम उसको लेके आएंगे। अभी कंटिन्यू क्लास चलेगा, तो अगर रिस्पॉन्स इसमें अच्छे आते हैं, अगर हमें लगता है कि हाँ सही है, तो हम इसको क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके कुछ MCQ सीरीज भी लेके आएंगे। साथ ही महिला परीक्षक का सीरीज चल ही रहे हैं, ओके, और कंप्यूटर के क्लास भी चल रहे हैं छात्रा और शिक्षक। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि हर एग्जाम की जो कॉमन चीज़ें उनको हटा के एक्स्ट्रा जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करें, ताकि बच्चों को जो इस पैटर्न से, इस पार्ट का जो दुविधा होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ें हैं, सारा चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब हम लोग चालू करते हैं CDP का जो पहला क्लास है, ठीक है, वो रहेगा आपका 2 टॉपिक से, एक होगा अभिवृद्धि और एक टॉपिक क्या हो जाएगा, ग्रोथ। देखो, ये ग्रोथ होता है जिसे अभिवृद्धि कहते हैं, एक होता है डेवलपमेंट। क्या होता है, डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट।
और डेवलपमेंट को क्या बोला जाता है? विकास। विकास, ठीक। तो एक हम पढ़ रहे हैं वृद्धि और एक हम क्या पढ़ रहे हैं? विकास। वृद्धि करना और विकास करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें सऊदी अरब, क्या है? सऊदी अरब है। सऊदी अरब क्या हो रहा है? पर्टिकुलर विकास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं बोलते हैं, ठीक है। सऊदी अरब बहुत ज़्यादा विकास कर रहे हैं और हम लोग बोलते हैं कि इंडिया बहुत ज़्यादा वृद्धि कर रहे थे। ये उल्टा उल्टा बातें हैं। क्यों? वृद्धि करना मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में, केवल एक डायरेक्शन में क्या होना? बढ़ना, ठीक है। जबकि विकास करने का मतलब क्या होता है? विकास एक पर्टिकुलर मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ होता है, मल्टी डायरेक्शनल ग्रोथ होता है जो आपके सभी इलाकों पे क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। जैसे पहले माना जाता था सऊदी अरब यूएई देशों में महिलाओं को जो राइट्स थे, किसको? महिलाओं को राइट्स थे वहाँ पे कम दिए हुए थे, ठीक है। मुस्लिम कंट्री था, कुछ कुछ रूल्स बनते हैं, शरीयत कानून या फिर बहुत सारे रूल्स फॉलो करते। इस वजह से उनको ड्राइविंग लाइसेंस, बाहर घूमने का, अकेले रहने का, ये सारी चीज़ राइट्स नहीं था। जब इंडिया में क्या है हमारा, देखो वहाँ पे हाँ आर्थिक विकास बहुत अच्छा हुआ है ना। यूएई देशों में, जो खाड़ी देशों में 1991 के बाद से आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा हुआ। तेल का बहुत ज़्यादा उन्होंने सही उपयोग करना चालू किया, ठीक है। ओपेक कंट्री के रूप में कब्जा करना चालू किया और सारा चीज़ों को सर्व करते हुए क्या हुआ है? जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, यूएई की ही बात कर लो, अभी भी बना हुआ देश इतना विकसित हो चुका है, पर्यटन के रूप में विकसित हो चुका है, तो इकोनॉमिकल ड्रॉप तो साफ साफ दिख रहा है। लेकिन इंडिया क्या करता है? पैसे तो कमाने हैं, पैसे बनाने हैं, लेकिन हमें सामाजिक विकास पर भी ध्यान देना है। महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है? आज़ादी देना है, ठीक है। नैतिक विकास पे आपको बल देना है, ठीक है। लोगों में क्या होना चाहिए? सहनशीलता होनी चाहिए, सरकार के प्रति भरोसा होना चाहिए। इस वजह से हमारे देश लोकतांत्रिक राष्ट्र है, कानूनों का पालन करें। लोगों में क्या हो रहा है? पर्टिकुलर बात करें सामाजिक, नैतिक, आर्थिक विकास के साथ साथ, ठीक है, नैतिक विकास हो गया और इसके साथ साथ हम सांस्कृतिक विकास में भी आगे बढ़ रहे हैं। सांस्कृतिक विकास में भी आगे बढ़ रहे हैं, ठीक। तो सभी एरिया पे विकास बढ़ा जा रहा है, ठीक है। सभी एरिया पे विकास बढ़ा, तो इसे हम विकास कहते हैं। जबकि केवल एक चीज बस में हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? अभिवृद्धि बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं इतना बेसिक समझ आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले मैं अभिवृद्धि को बता रहा हूँ, ग्रोथ को बता रहा हूँ, इसकी क्या क्या विशेषताएं है, ठीक। सबसे पहला ग्रोथ में क्या होगा? शारीरिक संरचना या आकार बढ़ना जब शुरू हो जाता है, ठीक है। रेड तो आता नहीं है, पीला आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या होगा, अगर शारीरिक संरचना या आकार बढ़ना शुरू होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? वृद्धि कहते हैं, ठीक है। मतलब शरीर का बढ़ना हो गया, संरचना बढ़ रहा है, या तो क्या हो रहा है? आकार बढ़ रहे हैं, ठीक है। यह क्या है? निरंतर प्रोसेस है, निरंतर क्या है? प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रक्रिया है, ठीक है। निरंतर प्रक्रिया है। विकास भी निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है। स्वरूप बाह्य होता है, स्वरूप क्या होता है? बाह्य होता है। ये हमारे शरीर का बढ़ना हो गया, अदरक की तरह फैलना हो गया, ये सारा चीज़ें होती हैं। जबकि विकास पे आएंगे हम लोग, अभी आएंगे थोड़ा देर में, तो विकास क्या होता है? इसका स्वरूप जो होता है बाह्य भी होता है, बाहर से बढ़ते हुए दिखता है, और आंतरिक वृद्धि भी होता है जो लोगों को नजर नहीं आता, ठीक। ओके, चौथा टॉपिक देखो, यह क्रम के अनुसार नहीं चलती है, ठीक है। क्रम के अनुसार क्या होता है? नहीं चलता है। जैसे क्या होगा कि एक व्यक्ति का कोई एक चीज़ बढ़ेगा तो दूसरा चीज़ रुक जाता है, ठीक है। तो ये क्रम के अनुसार क्या होता है? नहीं चलता है ना। कभी भी अचानक से ग्रोथ होता है, बीच की चीज़ें रुक जाते हैं। जबकि विकास क्या होगा? क्रम के अनुसार चलेगा, ठीक है। इसका मापन हम कर सकते हैं, इनका मापन कर सकते हैं कैसे? अरे यार, तुम्हारा हाइट 4 फीट था, अब कितना हो चुका है? 5 फीट हो चुका है। आपका वजन 30 किलो था, अभी वजन कितना हो चुका है? 40 किलो हो चुका है। मतलब अब इसका मापन कर सकते हैं, मेजरमेंट है। जबकि वो क्या रहेगा? आपका मेजरमेंट नहीं रहेगा, ठीक है। मेजरमेंट आप कुछ चीज़ों को नहीं कर सकते, ओके। छठा पॉइंट है, वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती है, ठीक है। इसका परिमाण होता है, मतलब इसका पर्टिकुलर क्या होगा? निश्चित परिमाण होगा, आकार होगा, क्वांटिटीज, ठीक है। क्वालिटी होता है, क्वांटिटी, तो क्या होगा? क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। कौन सा? ग्रोथ। वृद्धि से विकास भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। वृद्धि से जैसे कि किसी व्यक्ति का शरीर से विकास हो रहा है लेकिन उनकी बुद्धि नहीं बढ़ पा रहा है, तो वहाँ पे वृद्धि तो हुआ लेकिन विकास नहीं हुआ, ठीक। तो इतना चीज़ें था विकास के, वृद्धि के बारे में। देखो, शारीरिक संरचना आकार का बढ़ना शुरू होता है, उसे वृद्धि कहते हैं। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, इसका स्वरूप बाह्य होता है, ठीक है।
यह क्रम के अनुसार नहीं चलती हैं, क्रम के अनुसार नहीं चलती हैं, ठीक है। इनका मापन हम कर सकते हैं, इनका मापन कर सकते हैं, ठीक है। वृद्धि केवल परिमाणात्मक होती हैं, वृद्धि से विकास भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। तो इतना चीज़ों को आपको याद रखना है विकास में, ठीक। अब हम आते हैं हमारा वृद्धि में, सॉरी वृद्धि बोल दिया था उसको, विकास बोल दिया था, वो वृद्धि है। अभी हम आएंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में क्या है? विकास है, ठीक। अब विकास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? विकास में हम लोग क्या क्या देखेंगे? विकास में देखते हैं सबसे पहले, देखो एक होता है मानसिक विकास, मन से विकास, आपका मानसिक विकास स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा सामाजिक विकास, ओके। तीसरा क्या होगा? संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक। तथा एक क्या हो जाएगा? बौद्धिक पक्षों का विकास। ये 4-5 विकास आपके एक साथ होना चाहिए, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और बौद्धिक पक्षों में विकास, ठीक। ये सारा चीज़ें आपके विकास से रिलेटेड होता है। अब देखो संवेगात्मक विकास क्या होगा, मानसिक विकास क्या होगा, ये सब भी आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। देखिए जैसे कि हम लोग बात करते हैं, एक होता है आपका सामाजिक विकास। क्या होता है? सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होगा? जब आप समाज के सभी पक्षों को समझना चालू करते हैं, जैसे कि नारियों के लिए विशेष स्थान होना चाहिए, उनको विशेष सुविधा होनी चाहिए क्योंकि उसके लैंगिक विभिन्नताएं होती हैं, ठीक है। तो इस पक्ष में आपको समझ आना चाहिए कि हाँ यार उनको सीट दे दिया जाए, है ना। अब बस में बैठे हैं या फिर पैदल चल रहे हैं तो आप उसको साइड दे दिया जाए, या लाइन में लगे हुए हैं तो आप उसको कोशिश करें कि उसको जल्दी से जल्दी उनके कार्य को आगे कर लो। तो इसको हम बोलते हैं सामाजिक विकास कार्य, ठीक है। दूसरा क्या होता है? नैतिक विकास होता है। नैतिक विकास, नैतिक विकास मतलब क्या हो जाएगा कि अगर कोई आदमी मुसीबत में फंसा हुआ है, उनके पास संसाधन नहीं है और आपके पास वो संसाधन है, साथ ही साथ वो संसाधन आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल में, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप उसको क्या कर सके, थोड़ा सा हेल्प कर सके। तो ये क्या होता है? आपका नैतिक विकास होता है, ठीक है। नीति के अनुसार से विकास है क्योंकि मानव है, मानव का सपोर्ट नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आप जानवरों के प्रति आप कैसा व्यवहार रखते हो, ये भी कहीं कहीं आपका नैतिक व्यवहार है। कई लोग कुत्ते को कुत्ते टाइप का एकदम घृणा दृष्टि से देखते हैं ना, या और किसी दृष्टि को ये करते हैं, किसी को मारते पीटते रहते हैं। वैसा चीज़ें आपको नहीं होना चाहिए। सभी जीवों पे आपको क्या होना चाहिए? दया होनी चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं नैतिक विकास। एक जो होता है इसे हम लोग बोलते हैं, इसके हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम लोग, एक चीज़ पढ़े थे, क्या पढ़े थे? सांस्कृतिक विकास, इकोनॉमिकल विकास, ठीक है। देखिए एक क्या था? संवेगात्मक विकास था, ठीक है। संवेगात्मक विकास, देखो तो संवेगात्मक विकास किसे कहेंगे? तो संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि आपके अंदर संवेग आ रहे हैं। संवेग मतलब इमोशन, ठीक है। इमोशन आ रहा है। इमोशन क्या क्या हो सकता है? एक हो सकता है भय। अगर आप टाइगर हैं, टाइगर आया तो आपको भय आना चाहिए, समझ आ रहा है। वहाँ पे आप वीरतापूर्वक बातें नहीं कर सकते कि ऐसा है मैं लड़ लूँगा, आपको पता है उससे आप लड़ नहीं सकते, आपको भय होना चाहिए। भय भी क्या है? संवेग है। कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा लोग क्या करते हैं? चिढ़ाते हैं। हम भले बोलते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके अंदर कहीं ना कहीं क्रोध आएगा जब आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया जाएगा। क्रोध नहीं आ रहा है ऐसी कंडीशन में तो भी आपके अंदर संवेगात्मक विकास नहीं है, ठीक है। अगर आपके अंदर दुख नहीं आ पा रहा है, अगर आपके अंदर सुख नहीं आ पा रहे हैं, अगर आपके अंदर शांत नहीं आ पा रहा है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? एक इमोशन है जो शरीर में कम ज़्यादा क्या हो रहा है? होते जाता है, ठीक है। अगर एक बच्चा है और एक बच्चे में, ठीक है, ये चीज़ें नहीं आ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में क्या है कि आपको कहीं ना कहीं ये सारा चीज़ों से पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट को शुरुआत करने का एक उद्देश्य और मेरा है, क्योंकि अभी छात्रावास अधीक्षक के सिलेबस में क्या हुआ है? चेंज हुआ है, ठीक है। छात्रावास अधीक्षक के पेपर में इनको शामिल किया गया है, ठीक है। और मान के चल रहे हैं कि 10 से 15 नंबर का क्या रहेगा? ये पेपर में रहेगा। तो जितने भी छात्रावास अधीक्षक वाले हैं कंप्यूटर की तैयारी कर भी रहे हैं, साथ ही साथ इसकी तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो भय, क्रोध, दुख, सुख, शांत, ये सारा चीज़ें जो आता है वो उसका कहलाता है संवेगात्मक विकास। और एक विकास कौन सा हो गया? बौद्धिक विकास हो गया। बौद्धिक विकास मतलब आपकी बुद्धि का विकास, बस आप मापन कर सकते, बुद्धि का विकास मापन कर सकते हो अकॉर्डिंग टू चाइल्ड डेवलपमेंट। कैसे कर सकते हो? इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है।
IQ लेवल जब पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि यह क्विडेंट के माध्यम से कैसे आप IQ को मेजर कर सकते हो। ठीक, तो ये चीज़ें विकास आपको समझ आया होगा, हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, 4 पक्ष होते हैं। इन 4-5 पक्षों में जब परिपक्वता मैच्योरिटी आ जाती है, मैच्योरिटी क्या होता है भाई, तो मैच्योरिटी उसे बोलते हैं जब क्या होता है कि कुछ चीज़ें जितने समय में होना चाहिए उससे पहले आ रहा है ना। जैसे कि आप 5 साल हो, जैसे कि आपको, जैसे कि हम बात करते हैं 2 साल में बच्चों को क्या लगता है, भूख लगना चालू हो जाता है, बोलना चालू करता है। बोलने से पहले क्या करता है, वो हर चीज़ को टेस्ट कर करके देखता है या मम्मी के सामने रो के दिखाता है। लेकिन किसी बच्चे में थोड़ा सी जल्दी आगे वो बताना चालू कर रहे हैं ना। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि किसी व्यक्ति में, ठीक है, 16 साल से कमाने लायक हो जाता है, 16-17 साल से आदमी जॉब करने लायक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर पैसे की जो समझ है वो 14 साल से विकसित हो गई। तो हम क्या बोलते हैं कि 14 साल में बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गया बोलते हैं। ठीक है, कोई बंदा 21 साल में IAS बनता है, 21 साल में ना, मात्र 21 साल में, और 21 साल में वो IAS के साथ वो इतना मैच्योरिटी हो जाता है कि वो पूरा जिला को संभालना चालू कर देता है। तो हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि इसमें मैच्योरिटी आ गई है। ठीक है, जबकि कई सारे बच्चों में 30 साल में भी अभी भी क्या होता है, हॉस्टल टाइप की लाइफ जीते रहते हैं, आराम से सोना उठना, आराम से खाना पीना और कुछ नहीं। तो आप सोचें कि 21 साल और 30 साल में उन्होंने अपने उम्र के पहले काम करना चालू किया, और उससे हम बोलते हैं कि हाँ, ये ज़्यादा मैच्योर है। ठीक है, तो ये सब जब चारों पक्षों का मेजोरिटी आ जाएगा तब हम उसे बोलेंगे ये विकास किया है, डेवलपमेंट। ठीक है, ये समाजशास्त्र का भी सब्जेक्ट है, विकास वहाँ भी आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चालू करते हैं। विकास का स्वरूप आंतरिक भी होता है और क्या होता है, बाह्य भी होता है। ठीक है, विकास का स्वरूप देखिए, हमने वृद्धि में क्या पढ़ा था कि उसका जो स्वरूप केवल बाह्य होता है, आपका शरीर का बढ़ना हो गया, अदरक टाइप का फैलना, लेकिन इसका ऐसा नहीं है। इसका क्या होगा, आंतरिक कैसे, संवेगात्मक विकास, ये आंतरिक तत्व है। किसी व्यक्ति को क्रोध आ रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो आंतरिक तत्व है। ठीक है, और जबकि शरीर बढ़ रहा है, ये क्या बाह्य तत्व है। तो दोनों चीज़ों का विकास होगा। ठीक है, जैसे कि मस्तिष्क हो जाएगा और भाषा का ना, भाषा ज्ञान कितना है आप देख के थोड़ी बताओगे, जब वो बात करेगा तब बताओगे ना। ठीक है, तो इसी वजह से भाषा ज्ञान क्या है, आंतरिक हो जाएगा स्वरूप और इसका, और मस्तिष्क से क्या हो जाएगा, बाह्य हो जाएगा, मस्तिष्क का आकार तो बढ़ेगा। ठीक है, विकास जीवन भर चलते रहता है। ठीक है, यह भी निरंतर प्रक्रिया है। ठीक है, जबकि वृद्धि क्या होता है, एक टाइम तक तो निरंतर है, उसके बाद वो क्या होता है, अनिरंतर हो जाता है। उसके उसका वृद्धि का जो आगे का चरण है वो रुक जाता है। ठीक है, जबकि विकास क्या होगा, बोलते हैं ना कि जन्म से लेके मृत्यु तक के अपर्याप्त रूप से चले जाते हैं, माँ के गर्भ से लेके अंतिम तक के। ठीक, चौथा, इसका निश्चित क्रम होता है। क्या होता है, निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जैसे कि ये हुआ ना 5वीं का समझ, 8वीं का समझ, 10वीं का समझ, तो पहले आप 5वीं का समझ करेंगे, फिर 6वीं करेंगे, फिर 7वीं करेंगे, तभी जाकर 8वीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा सीधा 10वीं 12वीं पास हो गया। शंकराचार्य टाइप के व्यक्ति वाले भी है, बट वो कम है, तो हम इसको विकास नहीं मान के चल रहे। उसको तो क्या है, बोल सकते हैं कि वो दिव्य शक्ति है, कि उसने क्या हुआ कि 14 साल के अंदर में पूरे वेद को सब पढ़ लिया। ठीक है, 4 साल की उम्र में, तो इसको हम नहीं मान के चलेंगे, लेकिन हम मान के चल रहे कि कोई भी चीज़ होगा एक निश्चित क्रम होगा करके। ठीक है, इसकी कोई सीमा नहीं होती। क्या होता है, इसकी कोई सीमा नहीं होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती। जैसे कोई बच्चे का जो IQ बहुत ज़्यादा हाई रहता है ना, जैसे कुछ चेस वेस खेल रहा है, उनका IQ अभी 140, 170, 180 हो जाता है। ठीक है, इसकी कम उम्र में। तो बुद्धि का विकास, ठीक है, बौद्धिक विकास की कोई सीमा नहीं होती। संवेगात्मक विकास, कई लोग बहुत ज़्यादा इमोशन होते हैं, कई लोग इमोशन कम होते हैं। ठीक है, किसी में नैतिकता बहुत ज़्यादा कूट के भरी होती है, और कोई एकदम निर्दयी प्राणी हो जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, इसका सीधे मापन नहीं कर सकते, इसका सीधे मापन नहीं कर सकते। ठीक है, आप कभी भी नहीं बोल के आओगे कि यार इसमें नैतिक विकास 5 किलो हो चुका है, 3 किलो और बचा हुआ, ऐसे नहीं। इसमें नैतिक विकास है, कम है, ज़्यादा है, ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आप कितना है सीधा मापन नहीं कर सकते। ठीक है, इसका संवेगात्मक विकास आप नहीं बोल सकते। इसको बोलते भले हैं, इसको ज़्यादा गुस्सा आता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको कम गुस्सा आता है। ज़्यादा होता है, कम होता है, लेकिन ऐसे नहीं बोलोगे कि इसको 75% गुस्सा है, इसको 25% गुस्सा है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विकास, नैतिक विकास कितना हुआ है यह हम नहीं कह सकते हैं ना, कितना बढ़ा हुआ है यह हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, विकास परिमाणात्मक होगा, परिमाण होगा। ठीक है, परिमाण का आकार होगा, और क्या होगा, गुणात्मक भी होगा, गुणात्मक भी होगा, क्वालिटी भी होगा, क्वांटिटी भी होगा, दोनों चीज़ें होगा। ठीक है, जैसे कि सामाजिक विकास होना या सांवेगिक विकास एक गुणात्मक है। हाँ, परिमाणात्मक क्या हो जाएगा, आपका शरीर का विकास होना। ठीक है, शरीर का विकास होना भी क्या हो जाएगा, परिमाणात्मक हो जाएगा। लेकिन आपका मन का विकास हो रहा है, वो क्या है, गुणात्मक होगा। विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, विकास वृद्धि के बिना भी संभव है। जैसे कि व्यक्तियों का आकार, ऊंचाई और भार नहीं बढ़ता है। जैसे कोई बच्चे होते हैं,
देखना जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक हॉकिंग करके एक साइंटिस्ट हुआ था, अभी खत्म हुआ है 2-3 साल पहले। उनका शरीर का विकास नहीं हो पाया था, यहाँ पे क्या हो गया था, उसका बैंड हो गया था, सारे नर्वस सिस्टम काम नहीं कर पाए थे। लेकिन उसकी बुद्धि का विकास बहुत ज़्यादा हो चुका था, बौद्धिक विकास बहुत हाई लेवल पे था। उसे इस सदी का सबसे स्टीफन हॉकिंग ना सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है इस सदी का, ठीक है ना। और उसका शरीर का विकास हुआ था क्या, नहीं। कई बच्चे ऐसे जैसे कौटिल्य वाला एक बच्चा दिखाता है, यूट्यूब में आता है, बहुत छोटा बच्चा है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, ठीक है ना। तो शरीर का विकास नहीं हुआ है ना, लेकिन उसका नैतिक या सामाजिक विकास या बौद्धिक विकास हो सकता है। कहने का मतलब है कि विकास वृद्धि के बिना भी संभव है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, तो ये चीज़ें को हमने आज पढ़ा, इसकी क्लास को हम आगे लेके जाएंगे और आपको अच्छा समझ आएगा। तो और हमें थोड़ा सा प्रोत्साहित कीजिए ताकि हम इस कंटेंट को लेके जा सकें। देखो, छत्तीसगढ़ के बच्चे जो छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे, ठीक है, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करेंगे, वो पूरा CTP के क्लास को पढ़ सकते हैं, मैं बहुत नहीं पढ़ाऊँगा। और जो CTET की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इससे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ नई शिक्षक भर्ती जो आने वाले हैं आगामी, उसके लिए भी यह बहुत इंपॉर्टेंट है। CTET करने वाले CGTET भी देंगे, उसके लिए भी यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो CDP की क्लास को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। ओके, उम्मीद करते हैं हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।